अब तक आपने अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ से डरकर भागते लोगों को देखा है, लेकिन आज आपको हैरान करने वाला ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें 4 अफगानी महिलाओं ने हथियारबंद तालिबान आतंकियों की सरेआम बोलती बंद कर दी। इसके अलावा अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा और सिर पर तालिबान की गोली खाने वाली मलाला यूसुफजई ने भी आवाज बुलंद की है। अफगानिस्तान की सेना भले ही तालिबानी आतंकियों के सामने हथियार डाल चुकी हो, लेकिन महिलाएं बहादुरी के साथ हथियारबंद आतंकियों का सामना कर रही हैं। तालिबानी आतंकियों के एक हाथ में हथियार है और दूसरे हाथ में कब्जाई हुई सत्ता, लेकिन उनका शासन उनके खुद के लोगों को कबूल नहीं है। अफगानिस्तान की सांसद मरियम ने ये वीडियो भेजा है। इसमें कुछ निहत्थी महिलाएं तालिबान के हथियारबंद आतंकियों के सामने हाथों में पोस्टर लेकर खड़ी हैं। मांग कर रही हैं, हमें हमारे हक दिए जाएं। पोस्टर पर लिखा है, हमारी जिंदगी भी मायने रखती है। इन महिलाओं की हिम्मत और तालिबान के क्रूर शासन के खिलाफ इनके हौसले के सामने आतंकियों को लौटना पड़ा। वो महिलाओं को लगातार चुप कराने की कोशिश करते रहे। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त महिलाएं हथियारबंद तालिबानी आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, उस वक्त सामने की ओर करीब 100 लोगों की भीड़ मौजूद थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर भी इन महिलाओं ने बता दिया कि अगर हौसला है तो अपने हक की हर जंग जीती जा सकती है। कुछ और लोग भी हैं जो न तो तालिबानी आतंकियों के हथियार से डरते हैं और न ही उनके क्रूर शासन से। ये है अफगानिस्तान की सबसे कम उम्र की और पहली महिला मेयर जरीफा गफारी। इनका कहना है कि तालिबान तो महिलाओं का घर से निकलना भी नहीं पसंद करते, इसलिए समाज और देश में महिला की बढ़ती ताकत उन्हें सबसे बड़ी चुनौती की तरह लगती है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन का मतलब उनके खिलाफ उठने वाली आवाज का कत्ल और महिलाओं के लिए जीते जी ऐसा नर्क जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। अपने ही देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की ऐसी कहानियां दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इन्हें आतंकी कहिए या लड़ाके, इन्हें अपने बनाए कातिल कानून के खिलाफ उठने वाली कोई भी आवाज कबूल नहीं है। फिर भी अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफारी ने तालिबान के आतंकियों से कहा है कि वो आए, मैं उनके हाथों हत्या का इंतजार कर रही हूँ। 27 साल की जरीफा मैदान वर्दक प्रांत की रहने वाली हैं। उन्होंने एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में बताया कि कैसे तालिबान ने उनके परिवार को जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो तालिबान आतंकियों से नहीं डरती। मैं अपने घर पर बैठी हूँ, मैं तालिबानी आतंकियों का इंतजार कर रही हूँ। मेरी और मेरे परिवार की मदद के लिए कोई नहीं है। मैं अपने परिवार और पति के साथ बैठी हूँ। वो आएंगे और मुझ जैसे लोगों को जान से मार देंगे। मैं अपना परिवार छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे भी अगर जाऊंगी तो आखिर कहाँ? मुझ पर 3 बार तालिबान ने हमले किए हैं, लेकिन वो हर बार नाकाम साबित हुए। इसलिए पिछले साल 15 नवंबर को तालिबान आतंकियों ने गोली मारकर मेरे पिता की हत्या कर दी। देश के युवा जानते हैं कि क्या हो रहा है। उनके पास सोशल मीडिया का हथियार है। वो बात करते हैं, संपर्क करते हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी बेहतरी और अपने हक के लिए लड़ेंगे। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का भविष्य जरूर बेहतर होगा। जरीफा गफारी को अपनी और अपने परिवार की फिक्र इसलिए है क्योंकि वो उन महिलाओं में से हैं जो सियासत में अपना वर्चस्व बना चुकी हैं और तालिबान को ये कतई मंजूर नहीं कि उनके होते हुए कोई महिला सियासत की दुनिया में कदम रखे। इसीलिए उन पर तालिबान ने कई जानलेवा हमले किए। बहरहाल जरीफा अपनी और अपने वतन के लोगों के हक की लड़ाई जारी रखेंगी, ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान के स्वात की रहने वाली मलाला यूसुफजई ने सिर पर गोली खाने के बावजूद तालिबान के खिलाफ अपनी आवाज को अब तक बुलंद रखा है। तालिबान अगर पहले से काफी कुछ बदल गए हैं तो तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने वालों में भी हिम्मत आ चुकी है। पाकिस्तान की जिस मलाला यूसुफजई को तालिबान के आतंकियों ने स्कूल बस में घुसकर उसके सिर में गोली मार दी थी, आज वो बहादुर बेटी सारी दुनिया से अपील कर रही है कि तालिबान के शासन और उनके जुल्मों के खिलाफ सबको एकजुट हो जाना चाहिए।
9 अक्टूबर 2012 को पाकिस्तान के स्वात घाटी इलाके में तालिबानी आतंकियों ने बस में घुसकर मलाला के सिर में गोली मार दी थी, क्योंकि वो बच्चियों की तालीम की हिमायत करती थी। इतना ही नहीं, मलाला ने पाकिस्तान और अफगान सीमा पर लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ पेश आने वाली मुश्किलों पर भी खुलकर लिखा। तालिबान अपनी गोलियों से भी मलाला की आवाज को नहीं दबा सके और अब उनके शासन के खिलाफ मलाला ने दुनिया से एक भावुक अपील की है। People are just escaping, they're finding a way to keep themselves safe. So when you see that, you realize that this is actually an urgent humanitarian crisis right now. We are living in a world where where we are talking about advancements, about equality, about gender equality. We cannot see a country going decades and centuries back. We have to take some bold stances for the protection of women and girls, for the protection of minority groups, and for peace and stability in that region. I think every country has a role and responsibility right now. Countries need to open their borders to Afghan refugees, to the displaced people. तालिबान को अब तक ये समझ लेना चाहिए कि भले ही उन्होंने अफगानिस्तान की जमीन और सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन आतंक के दम पर वो लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। और जब तक अफगानिस्तान के लोग उन्हें अपने दिल में जगह नहीं देंगे, तब तक वो सिर्फ आतंकी साए कहलाएंगे। तालिबान महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। हालांकि इस बार अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही तालिबान सांस्कृतिक आयोग के सदस्य इनामुल्लाह ने अफगान टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वो सरकार में महिलाओं को शामिल करेंगे। हालांकि सारी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि तालिबान इस बार अपनी सरकार और शासन में महिलाओं को उनके हक कहां तक देंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर तालिबान से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तालिबान ने आम माफी देने का ऐलान किया है, यानी जिन लोगों ने भी उनके खिलाफ अब तक लड़ाई लड़ी है या पिछली सरकार में शामिल रहे हैं या किसी भी तरह से तालिबान के विरोधी रहे हैं, उनमें से किसी के खिलाफ बदले की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने अब से कुछ देर पहले यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमें मान्यता दे। साथ ही ये भी कहा है कि 20 साल की लड़ाई के बाद हमने विदेशी सेना को भगा दिया है। हम किसी के खिलाफ बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। हम कोई आंतरिक या बाहरी दुश्मन नहीं चाहते हैं। यहाँ और नीरज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, यहाँ पर क्या केवल ये दावे हैं जो वहां पर तालिबान की सरकार है अपनी छवि सुधारने की कोशिश में है यहाँ पर तालिबान? शिवानी, देखिए, ये नया तालिबान है। मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने प्रेस वार्ता की और जो बातें कही, अब बिल्कुल तालिबान पुराने तालिबान की विचारधारा से हट के है। ये विकास की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों को जो सुरक्षा, एम्बेसी के दूतावास में सुरक्षा की बात करे या किसी को भी बदले की भावना से काम करने की बात नहीं करे। तो एक नया तालिबान अपने को बताने की कोशिश करे, लेकिन देखना होगा कि क्या जो बातें आज वो मीडिया के सामने रख रहे हैं इस वक्त काबुल में, क्या 6 महीने बाद ये सारी बातें सच्चाई के तौर पे जमीन पे होंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 1996 और 2001 के बीच का जो तालिबानी शासन था अफगानिस्तान में, उससे ये तालिबान का शासन बिल्कुल अलग होगा। लेकिन एक और बात महत्वपूर्ण है कि आप घरेलू मोर्चे पे क्या मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे, क्या महिलाओं को प्रताड़ित नहीं करेंगे, क्या बच्चों को शील्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तमाम चीजें हैं जो तालिबान को सुनिश्चित करनी होगी कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी अहम बात की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता देने की मांग के पीछे ये मकसद है कि तालिबान भी अब नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान अलग थलग पड़े, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर तालिबान के माध्यम से अगर दूसरे देश प्रभावित होते हैं, अगर भारत प्रभावित होता है या दूसरे जगहों में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। आपको याद होगा पिछली बार 2001 में तालिबान पर अमेरिकी हमले के पीछे वजह यह थी कि अलकायदा का जो सरगना था उसने एक आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था ट्विन टावर पे, और उसके बाद अमेरिका ने हमला किया था। तो तालिबान की इस बार कोशिश होगी कि आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र ना बने अफगानिस्तान। तो देखना होगा कि जो दावे आज किए गए हैं, जो बयान आज दिया गया है, वो आने वाले 6 महीने में क्या लागू कर पाता है कि नहीं तालिबान। बिल्कुल नीरज, और तस्वीरें हमने देखी थी इससे पहले जहां पर तालिबान को काफी क्रूर माना जाता है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकार चलाना, क्या सरकार चला पाएंगे तालिबान? ये भी एक बड़ा सवाल सामने है। देखिए, इस्लामिक राज्य की बात करते हैं, शरिया कानून लागू करने की ये लोग बात करते हैं, और शरिया कानून अगर ये लागू कड़ाई से करते हैं तो आपको उसमें मानवाधिकार का उल्लंघन बिल्कुल दिखेगा। महिलाओं
को महिलाएं खुले तौर पे रह पाएंगी, ये बहुत मुश्किल होगा। हालांकि टोलो न्यूज जो कि वहाँ का एक 24x7 न्यूज है, आज टोलो न्यूज ने महिलाओं के माध्यम से अपने न्यूज बुलेटिन को पढ़ा है। एक संदेश देने की कोशिश थी टोलो न्यूज की तरफ से। क्या तालिबान इस पे कोई एक्शन लेता है कि नहीं, ये तमाम चीजें अभी देखनी होंगी कि महिलाओं की सुरक्षा किस आधार पर होती है, बच्चों को कैसे ये देखते हैं। और अभी तो ये काबुल की बात हम लोग करें, इसके बाद जो ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि दूर दराज का जो इलाका है, कई महत्वपूर्ण शहर है, पुरानी जो परंपरा तालिबान की रही है, जो हम लोग 1996 से 2001 की याद करते हैं, उससे अगर बिल्कुल हट के ये तालिबान होता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मान्यता देने की। बहुत सारे सवाल जरूर हैं तालिबान को लेकर, लेकिन यहाँ तालिबान ने एक ऐलान किया है जहां पर आम माफी दी गई है सभी नागरिकों को जो उनके खिलाफ या उनके विरोध में थे। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत ने हजारों परिवारों को डर और दहशत के साए में जिंदगी बिताने को मजबूर कर दिया है। जो लोग अफगानिस्तान में हैं, वो किसी भी तरह से तालिबानी शासन के क्रूर पंजों से निकलना चाहते हैं। जो अफगानी नागरिक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, उन्हें अपने उन परिजनों की चिंता सता रही है जिन लोगों के सिर पर इस वक्त पल पल मौत का साया मंडरा रहा है। दिल्ली में अफगानी नागरिकों के दर्द की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान दूतावास में आपको ऐसी कई कहानियां मिल जाएंगी जो तालिबान के क्रूर शासन की कहानी को साफ बयां करती दिखाई देंगी। The condition is very abnormal in Afghanistan and I can't say anything. How it is abnormal? You see that Afghanistan is a very bad situation right now. उधर भारत में रह रही अफगानी महिलाओं ने कनाडा हाई कमीशन से मदद की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि कनाडा सरकार ने 20,000 शरणार्थियों को शरण देने का ऐलान किया है। यही वजह है कि अफगानी महिलाएं भारत सरकार से मदद की आस लगाए बैठी हैं। जी हाँ, बोला कि 20,000 फैमिली का मैं चाहती हूँ कि हमारा कंट्री बेस्ड हो। फिर क्यों यूनिसेफ हेल्प नहीं करती, क्यों गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती? प्रॉब्लम हुआ है उनको, और जो अभी हो रहा है उनको हम 20,000 फैमिली को अपने चरण में रहने के लिए मांग रहे हैं। इन सभी महिलाओं को अफगानिस्तान में रहने वाले अपने परिजनों की चिंता भी सता रही है। हम यहाँ पे एज अ रिफ्यूजी जो है, ना तो यहाँ हमारे लिए काम है, ना तो हम यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, ना तो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि कनाडा एम्बेसी ने बोला है कि रिफ्यूजी को हम एक्सेप्ट करेंगे। काबुल में बंद हुआ है, घर पे लॉक किया है, बंद किया, खुद को एक कैदी जैसा बर्ताव हो रहा है उन लोग के साथ। जावेद भी काबुल की एक कंसल्टेंसी में काम करते हैं। अपने पिता के इलाज के लिए 15 अगस्त को ही दिल्ली लौटे। जावेद के मुताबिक अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। उनका ये भी कहना है कि तालिबान अभी जो भी कुछ कह रहा है उस पर हरगिज भरोसा नहीं किया जा सकता। People of Afghanistan really fear about the Taliban and about the coming of Taliban, because there is a two thing. We have Taliban have bad experience and bad background in Afghanistan for 20 or 22 years ago. That's why the people of Afghanistan, especially in Kabul city, very fair, especially those people who raise their voice for the human rights, for democracy, for the women rights. अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव की सबसे ज्यादा चिंता और चुनौतियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो अफगानिस्तान छोड़कर भारत आए हुए हैं। दरअसल इन अफगानी नागरिकों को जहां अफगानिस्तान में छूटे अपने परिजनों की चिंता सता रही है, वहीं इस बात की भी मुश्किलें हैं कि अब भारत में अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, क्योंकि इनकी आजीविका के सारे साधन बंद हो चुके हैं। उधर आदिल रसूल नाम के एक शख्स का परिवार भी बेहद डरा और सहमा है। अफगानिस्तान के एक विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात आदिल को वहां से सुरक्षित निकालने की सरकार से अपील की गई है। मेरा एल्डर ब्रदर है जो काबुल यूनिवर्सिटी में काम करता है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले 4 साल से, लेकिन जो अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे वो अभी ठीक नहीं है। इसलिए हम इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ से अपने सिटीजन जो है वो जल्द से जल्द इवैक्यूएट किए जाए ताकि वो सेफली अपने अपने घरों को आ जाए। अफगानी नागरिकों के चेहरों पर इस वक्त खौफ की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, क्योंकि इतिहास में दर्ज तालिबान की दहशत भरी कहानियां इनके जहन में आज भी ताज़ा हैं।
ये सभी अफगानी नागरिक जानते हैं कि तालिबान के शासन में इनके साथ क्या क्या होता आया है। यही वजह भी है कि अब एक बार फिर जब तालिबानी लड़ाकू ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है तो हर किसी को अपनी और अपने परिजनों की फिक्र सता रही है। और अब यूपी से एक दिलचस्प खबर। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए ग्रीन और गोल्डन कार्ड वाला फॉर्मूला दिया गया है। राज्य विधि आयोग के ड्राफ्ट के मुताबिक एक बच्चे वाले परिवार को ग्रीन कार्ड और 2 बच्चे वाले परिवार को गोल्डन कार्ड के साथ कई सुविधाएं दी जाएंगी। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मचे सियासी घमासान के बीच राज्य सरकार आने वाले दिनों में इसे लागू कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, जिसके कई नफे और नुकसान होंगे। राज्य विधि आयोग के चेयरमैन आदित्यनाथ मित्तल के मुताबिक 2 बच्चे वाले लोगों को सरकार की तरफ से कई सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें कई सुविधाओं से दूर कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं से हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही इसमें राशन कार्ड के लिए 4 सदस्यों के नाम की लिमिट तय की जा सकती है। ऐसे लोगों की सब्सिडी खत्म की जा सकती है। यही नहीं, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनसे यूपी में सरकारी नौकरी हासिल करने के हक को भी छीना जा सकता है। और अगर कोई नौकरी में रहते हुए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसका प्रमोशन रोके जाने का सुझाव कानून के ड्राफ्ट में दिया गया है। राज्य में 2 या 2 से कम बच्चे वाले लोगों को सुविधाएं देने में कोई परेशानी ना हो और ऐसे लोगों की पहचान हो सके, इसके लिए ग्रीन कार्ड और गोल्डन कार्ड सिस्टम भी शुरू किया जाएगा। ड्राफ्ट के मुताबिक राज्य में परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखने की रणनीति अपनाई जाएगी, जिसमें 1 बच्चे वाले परिवार को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा जबकि 2 बच्चों वाले परिवार को गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। इन कार्ड्स के जरिए वो कई तरह के सरकारी लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कानून तोड़ने पर ये लाभ उनसे छीन लिए जाएंगे। साथ ही ऐसे लोगों को पंचायत या निकाय चुनाव में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। 2 बच्चों की नीति सामने आते ही लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे, जैसे अगर सरकारी नौकरी लगने के बाद किसी का तीसरा बच्चा पैदा हो तो ऐसे में क्या होगा? क्या मसौदे में 3rd जेंडर के लिए भी कोई नियम है? अगर किसी ने बच्चा गोद लिया है तो ऐसे में क्या उस बच्चे की वजह से उनकी मुश्किल बढ़ सकती है? जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट में इन सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। राज्य विधि आयोग के ड्राफ्ट में 2 बच्चों की नीति में दिव्यांग बच्चों से लेकर ट्रांसजेंडर बच्चों तक हर एक बात साफ की गई है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि गोद लिए गए बच्चे 2 बच्चों की नीति से बाहर होंगे, यानी ऐसा परिवार जिसने 1 बच्चा गोद लिया हो और इसके अलावा उसके 2 बच्चे हो तो उन्हें 2 बच्चों की श्रेणी से बाहर नहीं किया जाएगा। यही नहीं, दिव्यांग बच्चे होने पर किसी बच्चे की मौत हो जाने के हालात में या 3rd जेंडर का बच्चा पैदा होने पर उन्हें 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत दी गई है। राज्य विधि आयोग के मुताबिक अगर एक बच्चा होने के बाद अगली बार जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उसे 2 चाइल्ड पॉलिसी का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। साथ ही अगर किसी का 1 या दोनों बच्चे दिव्यांग हैं तो उसे तीसरा बच्चा गोद लेने या फिर तीसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत होगी। यही नहीं, अगर कानून लागू होने से पहले ही किसी के 2 बच्चे हों तो वो कानून लागू होने के 1 साल के भीतर तीसरा बच्चा पैदा कर सकता है। देखिए, मुख्यतः इसमें जनसंख्या को नियंत्रित करने, स्थिरीकरण करने और उसके कल्याण के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो करने के लिए हमने इसमें सुझाव दिए हैं। इसमें सबसे पहला व्यवस्था ये है कि ये कानून विधानसभा से पारित होने के 1 साल बाद लागू होगा। हमारे हिंदुस्तान के लिए शरीयत का कानून बहुत खतरनाक है। कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए और जो लोग कॉमन सिविल कोड की मुखालफत करे उनको हिंदुस्तान से बाहर कर देना चाहिए। नियम के मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट को सरकार विधि मंत्रालय को भेजकर राय मांगेगी। उनकी राय पर जरूरी बदलाव करके प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सरकार प्रस्ताव को सदन में पेश कर जल्द कानून बना सकती है, लेकिन अगर सत्र खत्म हो जाता है तब भी सरकार के पास अध्यादेश लाकर कानून लागू करने का रास्ता मौजूद है। राज्य विधि आयोग के जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट 8000 पन्नों का है, जिसमें बड़ी बारीकी से हर नियम को स्पष्ट किया गया है। इसे लागू करने के लिए 1 साल का समय देने का सुझाव भी ड्राफ्ट में है। अगर ये कानून बना और लागू हुआ तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने की उम्मीद की जा सकती है। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन। सौगात की एक बात,